तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये फाउंडेशन बैच जो मैंने पॉलिटी का स्टार्ट किया था उसकी क्लास नंबर 6 है। हालांकि ये लेट हो चुकी है, क्लास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब से आपको ये क्लासेज जो हैं कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। और प्रस्तावना से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। यानी कि जो वर्ड्स होते हैं प्रस्तावना के, उनसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको इनको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये पूछा जाता है, जो प्रस्तावना है जिसको उद्देश्य का भी बोलते हो आप, प्रस्तावना, इसकी जो भाषा है, भाषा कहाँ से ली गई है? तो फिर आप संविधान के स्रोत में, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? फिर आपने मार्क करना है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यदि पूछता है इसका जो प्रारूप है, प्रारूप ये कहाँ से लिया गया है, फिर यूएस से मार्क करोगे। जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखी गई थी। इसलिए आपको उद्देश्य प्रस्ताव को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसकी डेट को समझना होगा, और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, कब पेश किया गया और उसको कब पास स्वीकृति मिली, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसी उद्देश्य को हमने अपने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है और अच्छे से सीखना है। तो यहाँ हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया? एक तो पूछा जाता है कि पेश किसने किया। पेश किया गया है नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा। कब पेश किया गया था? तो इसको पेश किया गया था तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये पास कब होता है? तो ये पास होता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये सभी डेट आपसे पूछी जाती हैं कि किनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, नेहरू जी मार्क करोगे। कब? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसी में संविधान बनाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। ये पूछा जाता है आपसे। वहीं जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, मैंने बताया इसके बहुत सारे शब्दों के जो मीनिंग्स हैं वो आपको जानने की जरूरत है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात की जाए, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संविधान के स्रोत के रूप में हम किसको जानते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है कि इसका जो स्वरूप है, स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है। और तीसरा यहाँ पर पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या है। जो इसका उद्देश्य है वो आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य जो है संविधान की प्रस्तावना का क्या है। ये रही आपकी संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना को हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो प्रस्तावना है ये वैसे भी नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार का है, या निम्नलिखित में से कौन सा न्याय है, तो इसलिए आपको ये प्रस्तावना अच्छे से पता होनी चाहिए। हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, यही स्रोत के रूप में हम जानते हैं। यानी कि संविधान का स्रोत कौन होगी? वो भारत की जनता होगी। इस वर्ड का मतलब होता है कि भारत की जनता होने वाली है। जनता, जनता होगी। और इसी को हम, जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है, स्रोत के रूप में जानते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है स्रोत क्या होगा? तो हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता संविधान के स्रोत के रूप में जानी जाती है। वहीं भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या है? तो ये मैंने अभी बताया, ये इसका स्वरूप है। और ये सभी शब्द स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सभी चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि इसका स्वरूप क्या होगा, तो स्वरूप होने वाला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ये आपको क्रम से भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका सही क्रम पूछा जाता है। पहले नंबर पर ये अक्षर आता है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये और पांचवे पर ये।
पांचों अक्षर आपको ऑप्शन में मिलते हैं और पूछता है कि इसका सही क्रम को सेट करिए। तो जो जिस ऑप्शन में बिल्कुल सही क्रम होगा वो आपने मार्क करना होता है। वहीं बात की जाए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं बात की जाए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता यदि पूछता है कितने प्रकार की है, फिर आप बताओगे कि ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। वहीं बात की जाए कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, समानता ये कितने प्रकार की है? तो प्रतिष्ठा की और अवसर की ये 2 प्रकार की है। प्रकारों से बस इसी टाइप के 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि समता या समानता कौन कौन सी है। फिर ये वर्ड अच्छे से रट लेना, प्रतिष्ठा और अवसरों की। स्वतंत्रता पूछेगा, इन 5 वर्डों को अच्छे से रटना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना के अंदर कौन सी स्वतंत्रता दी गई है या नहीं दी गई। इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो ये वर्ड याद कर लेना। न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का है, तीनों को अच्छे से रट्टा मार लेना। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता। जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा था कि इसका उद्देश्य क्या होगा, तो यही इसके उद्देश्य है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता और बंधुत्वता, ये सभी क्या हैं इसके? ये संविधान के उद्देश्य हैं। उद्देश्य, इन्हीं उद्देश्यों पर हमारा संविधान बना हुआ है, ये आप याद रखोगे। वही दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये हिंदी में भी याद कर लेना क्योंकि हिंदी में भी 1-2 बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है कि किस डेट को जो है हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था। तो फिर आपने इस डेट को बहुत अच्छे से मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी, ये आप याद रखोगे। को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये चीज आपने इस तरह से याद रखनी है, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है जो आपने पढ़ना है, जो आपने सीखना है। पैसेंस करके बैठे रहिए। छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं लेने वाला और बहुत ही इफेक्टेड ये क्लास आपकी होने वाली है। प्रस्तावना आपने देखी किसी और से भी पढ़ी होगी और पढ़कर भी देख लेना, सारी चीजें आपको औरों से डिफरेंट मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर ये मैंने चीजें आपको सिखा दी है। बात करते हैं पहरा 1 की। अब से पूछा जाता है कि पहरा 1 जो है प्रस्तावना का वो किसके बारे में बताता है। तो मैंने बताया था शुरू में ही, संविधान के स्रोत जो है उसके बारे में बताता है, जनता के बारे में, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के बारे में बताता है। पहरा 2 जो है ये संविधान के स्वरूप को बताता है। मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये जो है ये स्वरूप के बारे में बताता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का जो स्वरूप है या संविधान के स्वरूप के रूप में जो प्रस्तावना में शब्द है कौन सा है या नहीं है। तो स्वरूप के रूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द यदि ऑप्शन में मिलते हैं तो स्वरूप है, नहीं तो नहीं है। आगे बात करें, पहला 3 किसके बारे में बताता है? तो नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार, अधिकार भी कह सकते हैं या संविधान का उद्देश्य भी कह सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि संविधान का जो उद्देश्य होगा या अधिकार कौन कौन से दिए जा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे हैं, विचार करने की स्वतंत्रता दी जा रही है, स्वतंत्रता दी जा रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की और किसी भी भगवान की उपासना करने की स्वतंत्रता दी जा रही है। वहीं प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता भी दी जा रही है। ऐसा जो है पहला नंबर जो कहता है यहाँ पर 3 नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार। पहला 4 क्या बताता है? संविधान की तारीख, जिसको अधिनियमित अंगीकृत करने के बारे में बताता है। तो ये चीज याद रखोगे। आपसे पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। फिर आपने मार्क करना है, एक बार जो है, एक बार संशोधन हो चुका है और वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976।
यहाँ पर ये शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया। अच्छे से रट्टा मार लेना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को 42वां संविधान संशोधन जो है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए इन तीन शब्दों को। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता भी है। बात की जाए जो प्रस्तावना है उसके अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है, ये शब्द हमने कहाँ से रखे हैं, तो ये फ्रांस की क्रांति से रखे हैं। और फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बताया था कि ये 1789 से होती है और 1799 ईस्वी तक चलती है। रूस की क्रांति जो है, यहां से भी हमने इसके अंदर शब्दों को रखा है। और रूस की क्रांति कब होती है, जो रूस की क्रांति है ये 1917 ईस्वी में होती है। और रूस की क्रांति से जो हमने शब्द रखा है, ये शब्द रखा है समाजवादी। समाजवादी शब्द हमने कहां से रखा है, तो रूस की क्रांति से शब्द को हमने अपने संविधान की प्रस्तावना के अंदर रखा है। ये आप हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट की बात करें तो ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, और समता जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट की बात करें तो ये बहुत पूछे जाते हैं ये वर्ड कि ऐसे कौन से वर्ड हैं या ऐसे कौन से कथन हैं जो किसने कहे हैं। जैसे यहाँ पर बात की जाए कि संविधान की आत्मा, किसको, प्रस्तावना को। प्रस्तावना जो है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, और ये सभी प्रस्तावना के लिए ही है, संविधान के लिए नहीं, प्रस्तावना के लिए कौन सा शब्द किसने कहा है, तो ये ठाकुरदास भार्गव ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है। अर्नेस्ट बार्कर जो है, इनके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताया गया था, ये आप याद रखोगे। के.एम. मुंशी ने 2 चीजों में इसकी जो है मतलब डिफाइन किया है, एक तो राजनीतिक कुंडली के रूप में प्रस्तावना को, और दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल जो है वो प्रस्तावना को बताया है के.एम. मुंशी ने। N.A. पालकीवाला जो है, इनके द्वारा संविधान का पहचान पत्र या संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को बताया गया है N.A. पालकीवाला के द्वारा। वहीं सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं, इनको दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया गया है। लेकिन बात की जाए B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर के लिए पर्टिकुलरली कोई वर्ड जो है डिफाइन नहीं किया गया प्रस्तावना के लिए। इन्होंने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखोगे, ऐसे ही पूछी जाती हैं, और मैं आपको क्वेश्चन भी इसके अंदर दिखा के चलूंगा। यहाँ पर आपने 3 वाद याद रखने हैं, बस प्रस्तावना से रिलेट करते हुए 3 वाद बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछा जाता है बेरोबारीवाद, एक तो कब हुआ, ये भी आप हमेशा याद रखोगे। तो ये जो वाद होता है ये होता है 1960 ईस्वी में। इसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो संशोधन है इसके अंदर नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखना है, नहीं किया जा सकता। ये किस वाद में कहा गया था, बेरोबारीवाद 1960 में, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि न्यायालय के अनुसार जहां संविधान की भाषा कठिन होगी उसको डिफाइन करने में प्रस्तावना मदद करेगी, लेकिन यह कोई स्वतंत्र शक्ति का अधिकार नहीं देती। तो ऐसी कोई सी भी शक्ति जो संविधान में संशोधन करने के लिए है उसका अधिकार प्रस्तावना नहीं देती, ये कहा गया था बेरोबारीवाद के अंदर। दूसरा वाद आता है गोलकनाथ बनाम भारत संघ, वाद 1967। इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान की मूल आत्मा और महान आदर्शों का प्रतीक है। यही वर्ड पूछा जाता है कि किस वाद में ये कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा या महान आदर्शों का प्रतीक है। फिर आपने बताना है गोलकनाथ वाद भारत संघ 1967।
और तीसरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है, केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें कहा गया था कि जो बेरोबारी विवाद है उसके उलट इन्होंने अपना निर्णय दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। इन्होंने नहीं कहा था, और इन्होंने कहा था कि अभिन्न अंग है। इसलिए आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करने का अधिकार देता है, उसके तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ये बात कही थी केशवानंद भारतीवाद में। तो इसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, मूलतः उसका जो ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर यदि आपने बदल दिया तो फिर वो जो संविधान संशोधन किया गया है स्वतः ही निष्क्रिय माना जाएगा। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को बचाते हुए आप संशोधन कर सकते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ये वाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये वाद आपने याद रखने हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं कुछ ऐसे शब्द जो सीधे सीधे इनका अर्थ आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ होता है कि संविधान की प्रभुता जो है वो जनता में निहित होगी, या संविधान का मूल स्रोत जो है भारत की जनता होने वाली है। ये याद रखना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरिन, जो सॉवरिन है ये कहते हैं। और इसमें प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी और देश का इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे बात की जाए 1857, जो 1858 का अधिनियम आया था, मैंने आपको अधिनियम में पढ़ाया भी था। 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत उप महाद्वीप का देश कहलाने लगा था ब्रिटिशों का। यानी कि हमारे ऊपर जो अब राज करने वाली थी वो ब्रिटिश की जो राजतंत्र है वो राज करने वाला था। लेकिन ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यही है कि अब हमारे ऊपर, जब से हमारा संविधान लागू हो चुका है, अब हमारे ऊपर ऐसा किसी का भी राज नहीं होगा, हम स्वयं में प्रभुत्व संपन्न होने वाले हैं। नेक्स्ट की बात की जाए समाजवादी, तो ये इसके अंदर गलत टाइप हुआ है। और समाजवादी शब्द मैंने आपको बताया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसका मतलब समाजवादी का यह है कि सभी को समान अधिकार, समान अधिकार। इस टाइप के अधिकार, तो यहां पर आपने याद कर लेना है। इन्हीं 3 शब्दों से आप समझ जाओगे कि कौन कौन से अधिकार हैं। एक तो राजनीतिक अधिकार, कि भैया आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप गरीब हैं अमीर हैं इस बात का मैटर नहीं करता, आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है, आपको राजनीतिक समानता दी गई है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान का है चाहे किसी और का चुनाव है। वही बात की जाए दूसरे में आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक का मतलब कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लीगली कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं भारत के अंदर, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं। अपनी धन संपत्ति को आप बढ़ाने के लिए कितना ही अच्छा पैसा खर्च कर कर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। वही बात की जाए सामाजिक, सामाजिक यही है कि समानता दी जाएगी। संविधान के अंदर जो है प्रत्येक नागरिक को एक तरह की समानता होने वाली है, ऐसा कहा गया है समाजवादी सोशलिस्ट के बारे में। बात की जाए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष इसको भी देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आपने देखा होगा जो पाकिस्तान है उसका अपना धर्म है, वो इस्लामिक कंट्री कहलाती है। उसी तरह बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, जैसे बात की जाए यूएसए की, तो यूएसए जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा हैं। तो इस तरह की, जैसा आप बात करें यहाँ पर आपकी जो यूके है, इंग्लैंड, ब्रिटेन है, तो ये भी एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो हमारा देश इस तरह से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। हालांकि आप देख रहे हो कि किस तरह की सरकार है और किस तरह से जो है धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये चीजें आपको अच्छे से पता है। तो किसी भी विशेष धर्म, और ये शब्द बहुत बार पूछा गया है कि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म के बारे में वो बात नहीं करेगा।
चलिए आगे बात करते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र का मतलब क्या होगा, तो शासन होगा, यानी कि जनता का शासन। भारत के अंदर किसका शासन होने वाला है, जनता का शासन होगा। ऐसे नहीं किसी एक राजवंश का, किसी एक ग्रुप का या किसी एक धर्म का शासन होगा, नहीं, सभी जनता जो भारत के अंदर रहती है वोट कर कर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। गणराज्य की बात की जाए तो गण माने भी क्या होता है, गण माने भी जनता ही होता है, जनता। और राज्य माने क्या होता है, तो राज्य माने होता है देश। राज्य माने देश होता है, तो जनता का देश होगा। ऐसे नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसा आपने ब्रिटेन में देखा होगा, महारानी एलिजाबेथ 1 2 3 4 इस तरह से होता है, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 1 जॉर्ज 2 जॉर्ज 3 इस तरह से होता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। तो भारत का अपना जो है स्वतंत्र रहेगा, ऐसे किसी भी राजतंत्र का सहयोग नहीं करेगा। और भारत का जो शासन अध्यक्ष होगा, जो उच्च पदाधिकारी होगा, वो निर्वाचित होगा जनता के द्वारा। जनता के द्वारा ही उसे चुना जाएगा। और कितने साल के लिए आप जानते हो, राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। और जनता का शासन है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद फिर चुनाव होता है। बात कीजिए, बस इतना ही है, यहाँ से और कुछ नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों आपके जो एमसीक्यू। और एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जानने जरूरी हैं, कौन कौन से हैं, पीडीएफ में आपको मिलेंगे। वैसे अगली किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये करा दूंगा, जिससे आप समझ पाओ कि प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आप अच्छे से मार्क कर पाओगे कि कौन कौन से क्वेश्चन। जैसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ये है, संविधान की प्रस्तावना की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति जो होगा, आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के बारे में। और वो भी कैसा होगा, निर्वाचित होगा, ऐसे नहीं है कि किसी के द्वारा मनोनीत होगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से होता है, लेकिन जनता के द्वारा ही होता है। आप विधायकों को वोट करते हो, आप लोकसभा सदस्यों को वोट करते हो, आपके हिस्से की वोट राष्ट्रपति को वो खुद कर देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं, लोकसभा सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा सदस्य जो होते हैं, वो भाग लेते हैं। लेकिन लोकसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, या विधानसभा सदस्य जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो आपकी वोट जो है वे जो आपने प्रतिनिधि चुना है उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ये आपने याद रखना है, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। तो ये किसके अंदर होती है, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष, ये होती है गणराज्य। गणराज्य का मतलब मैंने अभी बताया, गण माने होती है जनता, जनता, और राज्य माने होता है देश। और देश का सर्वोच्च शासनाध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा। चूंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च शासन अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। उम्मीद करूंगा कि जो प्रस्तावना मैंने आपको समझाई है बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी आई होगी। बस इस क्लास में इतना ही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास आपको अनुसूचियों से मिलने वाली है, जो क्लास नंबर 7 होगी। और अभी ये क्लासें कंटिन्यू ही होने वाली हैं, तो इतना ध्यान रखना। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक बुक भी मैंने पब्लिश करी थी, संविधान की बुक, टेलीग्राम पर कई दिनों तक डली रही। उम्मीद करूंगा कि आपने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं करी तो मुझे मैसेज कर देना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी है, वैसे भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है अनुसूचियों से, और अनुसूचियों को भी हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे जिस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है।